are going to start our next chapter, Principles of Inheritance and Variations. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो हमारे आसपास अक्सर रहते हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आपने लास्ट यूनिट में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ा है एंड वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक पास होती है। व्हाट इज द थिंग which is passed from their parents to their offspring so that the offsprings are going to have the same type of characters as the parents have. रिप्रोडक्शन में हमने यही सीखा है कि ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, तो वो ऐसी क्या चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू डिसाइड अवर कैरेक्टर्स, हम कैसे होंगे, इसको डिफाइन कौन करता है, डिसाइड कौन करता है। जैसे हमारी हाइट शॉर्ट है या लॉन्ग है, हमारी आईज का कलर कैसा है, हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा है, हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस थिंग्स। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सबके सामने जो रहता है वो ये कि पेरेंट्स सेम है लेकिन उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, मींस इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर द सिबलिंग्स, घर में ब्रदर या सिस्टर्स या जो भी सिबलिंग्स हैं उनके बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए जिनके पेरेंट्स सेम है लेकिन उन सिबलिंग्स के कैरेक्टर्स आपस में मैच नहीं करते हैं, दे हैव मिक्स्ड कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स बट दे आर नॉट हैविंग द सेम टाइप ऑफ मिक्स्ड कैरेक्टर्स इन बिटवीन देम। अगर आपस में इन दोनों सिबलिंग्स की बात करते हैं तो उनके पास फीचर्स सेम नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द थिंग बिहाइंड ऑल दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस, कौन है जो इन वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चंस कि कैरेक्टर्स कौन डिसाइड करता है, कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कैसे होते हैं, क्या कैरेक्टर्स पास होने का कोई पैटर्न होता है या ये रैंडमली पास हो सकते हैं, और वेरिएशंस कैसे आते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम इस यूनिट में डील करने वाले हैं। The branch of biology that deals with this inheritance and variations is known as genetics. सबसे पहले हम inheritance को डिफाइन कर लेते हैं। Inheritance is the process, ये जो वर्ड आपको लिखा गया है inheritance, it is the process in which characters are passed on from their parents to the progeny. And what is variation? Variation can be defined as degree by which progeny differ from their parents. अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी जब डिफर करती है, अलग हो जाती है, अलग कैरेक्टर्स शो करती है, इसे हम वेरिएशंस कहते हैं। और ये डिग्री अलग अलग हो सकती है, वेरिएशंस ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। एंड इनहेरिटेंस का क्या पैटर्न रहेगा एंड वेरिएशंस कैसे आते हैं, इन सब को हम एक बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं, दैट इज द जेनेटिक्स। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उस रिनाउंड साइंटिस्ट की जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और उन साइंटिस्ट का नाम है ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे अभी डिस्कस हुए, ये क्वेश्चन बहुत टाइम से लोगों के आसपास घूमते रहते थे और इसके लिए रीजंस के या एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे, लेकिन प्रॉपर आंसर्स नहीं आ पा रहे थे। उन्हीं एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि ही वाज सक्सेसफुल इन फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग सम प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस दिस इनहेरिटेंस पैटर्न। सबसे पहले वही सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने हमारे सभी के सामने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को रखा या उन्होंने एक ऐसे कुछ लॉज हमारे सामने दिए जिनकी वजह से इन इनहेरिटेंस पैटर्न को समझना, वेरिएशंस को समझना बहुत आसान हो गया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल। ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल ही वर्कड ऑन ए प्लांट नोन एज गार्डन पी प्लांट। उनके जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट रहा था वो था पाइसम स्टाइवम, जिसको हम कॉमनली गार्डन पी नामक प्लांट के नाम से जानते हैं। उनके सक्सेस के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे थे, कुछ रीजंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे सबसे पहला रीजन है इन
introduction of or using statistical analysis and mathematical logic while calculating the result in the biology। ये इनहेरिटेंस पैटर्न हालांकि बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु लिंक्ड मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी। सो सक्सेसफुल scientist, this Gregor Mendel, he used statistical analysis and mathematical logics to calculate the results so that credible results can be given out। Second thing, large sampling size। इनके पास जो प्लांट था गार्डन पी प्लांट, इस प्लांट की पास कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स थे, जैसे सपोज हम बात करें कि ही वाज स्टडीइंग द सीड कलर। तो जब सीड कलर्स की इस एक करेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जब वो सीड कलर को स्टडी करते थे तो उनके पास सीड्स कितने क्वांटिटी में हो सकते थे, बहुत सारे, क्योंकि एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे सीड्स, गार्डन पी प्लांट कैन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो जहाँ पे बात करते हैं सैम्पलिंग साइज की, रीडिंग्स की जब बात आती है तो उनके पास रीडिंग बहुत सारी थी। एरर आने के चांसेस उनके कम हो गए बिकॉज देयर वाज लार्ज सैम्पलिंग साइज। अगर सीड कलर देखना है तो भी सीड्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो फ्लावर्स का कलर स्टडी कर रहे हैं तो फ्लावर्स की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत सारी है। जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए, जो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उन सभी कैरेक्टर्स को स्टडी जब वो कर रहे थे तो उनके पास बहुत सारा डाटा था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में एरर आने के चांसेस बहुत कम हो गए। तो आप सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि द सैम्पलिंग साइज वाज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई देयर वाज ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा बिकॉज ऑफ लार्ज सैम्पलिंग साइज। ओके, थर्ड पॉइंट, जितने भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा ही होता है, जब कोई क्रॉसिंग करवाई जाती है उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती है कि क्या रिजल्ट आया है, उसके बाद इन्फ्रेंसेस दी जाती है, मतलब कि उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशन हमारी रही है उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट आया है और ये इन्फ्रेंस है, ये इसका रिजल्ट है। तो जो इन्फ्रेंसेस दी गई थी वो कंफर्म्ड इन्फ्रेंसेस थी। वो कंफर्म्ड क्यों थे? क्योंकि द इन्फ्रेंसेस वर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वर परफॉर्म्ड व्हाइल गिविंग आउट द इन्फ्रेंसेस। कोई ऐसा सब्सटेंशियल आइडियाज नहीं थे, सिर्फ एक इमेजिनरी कुछ नहीं था। जो भी उन्होंने रिजल्ट हमारे सामने रखे वो रिजल्ट्स प्रॉपरली कैलकुलेटेड थे। मीन्स जो भी सैम्पलिंग साइज उन्होंने कवर किया उसके बेस पे जो उनकी ऑब्जर्वेशन रही, ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी कैलकुलेशन उन्होंने किया वो सारा का सारा लॉजिकल था, कोई इमेजिनरी थिंग या कोई गैस वर्क नहीं किया गया था। इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके डाटा की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी he investigated opposite traits of characters। इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो कंफ्यूजन में रहे, क्योंकि जब इनहेरिटेंस की बात करते थे कि कैरेक्टर्स एक से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता था कि एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को साइंटिस्ट चूज कर लेते थे। हाइट भी स्टडी कर रहे हैं, उनकी लीफ का कलर कैसा है, लीफ का साइज कैसा है, मीन्स देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म एंड अगर आप उन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हो तो वो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे while selecting how many characters he should study at one time। तो उन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को चूज किया जिनको वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, सीड कलर। सीड कलर दो तरह का गार्डन पी में ऑब्जर्व किया गया, येलो एंड ग्रीन। क्लियर कट वो पता लगा सकते थे कि ये येलो सीड है या वो
ग्रीन सीड है। उन्होंने कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं चूज किया जो इंटरमीडिएट करेक्टर था। जैसे अगर हम हाइट की बात करते हैं, गार्डन पी प्लांट में क्लियर कट दो तरह के प्लांट थे, टॉल एंड ड्वार्फ। ह्यूमन बींग्स से अगर बात करें तो आप टॉल करेक्टर, आप हाइट को स्टडी करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे हाइट में ना वेरिएशंस होते हैं, शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, एवरेज हाइट। एवरेज में भी बहुत सारी तरह के वेरिएशंस आपको दिखते हैं, लेकिन मेंडल ने ऐसा कोई करेक्टर चूज नहीं किया जो इंटरमीडिएट हो, जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस हों। उन्होंने क्लियर कट दो अपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को चूज किया। ये उनका सबसे एक खास उनका पॉइंट रहा जो दूसरे साइंटिस्ट से उन्हें अलग करता है। सेकेंडली, उन्होंने एक साथ बहुत सारे करेक्टर्स को स्टडी नहीं किया। जब सपोज वो एक हाइट की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ हाइट पर फोकस कर रहे थे। अगर वो फ्लावर कलर की बात करते हैं तो वो सिर्फ फ्लावर कलर पे फोकस करते थे। सो ही वाज स्टडीइंग द कैरेक्टर्स इन नॉन कंफ्यूजिंग वे। बहुत सिंपल से उन्होंने ट्रेट्स को स्टडी करना शुरू किया। सो दिस वाज द अनदर पॉइंट दैट वाज behind the success of Gregor George Mendel. Investigated opposite traits of the characters. And एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, he always started his experiments with pure lines. ये पॉइंट प्योर लाइंस क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये भी उनका स्टेप कि प्योर लाइन से उन्होंने कैरेक्टर्स को शुरू किया, क्रॉस करना शुरू किया, और जिसकी वजह से जो उनके जो रिजल्ट्स थे वो कंफ्यूजिंग नहीं थे और वो बहुत इजीली स्टेप वाइज एक्सपेरिमेंट से क्रेडिबल रिजल्ट्स के ऊपर पहुंच पाए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट वाज द मेन पॉइंट्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल। He worked on a garden pea plant, Pisces typum. He used statistical and mathematical logics to calculate the result. Second, his sampling size was very large, means the data was very large. That's why there was credibility in his results. Inferences were confirmed by proper calculations. Investigations of opposite traits were performed. That was really an intelligent task because it was less confusing. And fifth is he always started his cross experiments with pure lines. So I hope these points are clear to you.